banking or insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you're in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need: 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम बात करेंगे अटल सेतु की, जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है एंड कैसे वो एक झलक हमें दिखाता है कि डेवलप्ड इंडिया की, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो इसी के ऊपर हम एक एडिटोरियल रीड करेंगे आज। ऑलराइट, बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO इंटरव्यूज़, तो प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर आए मॉक इंटरव्यूज़, जहाँ पर आप 2 मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, वन विद PM एक्सपर्ट्स एंड दी अदर विद एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ SBI। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा, प्रोफाइल डिस्कशन होगा, साथ ही साथ ग्रुप एक्सरसाइज भी होगी ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपने इंटरव्यू के लिए। इसमें साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव। इसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ठीक है। तो साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस के सेशंस हैं, ताकि आप अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस भी हैं, तो अगर आप प्रिपेयर करें तो आप ये कोर्स ज़रूर चेक करें। ओके, एंड सो लेट्स गेट बैक टू आवर ट्यूटोरियल। ओके, तो और साथ ही साथ NICL AO का जो मॉक है वो लाइव है आज, ठीक है। तो 10 बजे तक आप ये मॉक दे सकते हैं, ठीक है। और ये मॉक आपको ज़रूर देना है क्योंकि एक रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी। दूसरा, आपको अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा। हर वीक आपको लाइव टेस्ट देना चाहिए और हर ट्यूसडे 5 बजे मॉक लाइव होता है। वेंसडे आप 10 बजे तक मॉक दे सकते हैं, थर्सडे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपको अपनी रैंक पता चलेगी, अपने मार्क्स पता चलेंगे एंड फिर आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे अभी NICL AO आ रहा है तो उसके मॉक अवेलेबल होंगे, जो लाइव मॉक है, ठीक है। तो जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लाइव मॉक हर वीक अवेलेबल रहेंगे, तो आप ये मॉक्स ज़रूर अटैम्प्ट करें। ओके, यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर न्यू कोर्स PM प्रैक्टिस प्रो, ठीक है, जिसमें PM बैंकिंग प्रो के जितने भी मेजर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उसके मॉक टेस्ट है, साथ ही साथ बैंकिंग PDF कोर्स भी इंक्लूडेड है। मोर देन 20,000 क्वेश्चन एंड 5,000 मॉक टेस्ट। ओके, सो तो आज का हमारा जो एडिटोरियल वो है ब्रिज टू प्रॉस्पेरिटी। तो एक यहाँ पर ब्रिज जो अभी जो अटल सेतु की बात हमने की, तो उस ब्रिज की बात हो रही है। ब्रिज टू प्रॉस्पेरिटी की जो है समृद्धता, जो हम कहते हैं कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप करता जाएगा तो ये उसी का एक साइन है, ठीक है, कि ये हमें हेल्प करेगा और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने में। तो ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है इंडिया के एक सिटी के अंदर, ये बहुत सारी एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, कैसे इंडिया जो है वो एक डेवलप कंट्री का जो है जो टाइटल है वो अटेन करना चाहता है। तो आपको क्विकली रीड करना है पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है और फिर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, next, next, ओके। तो आई होप आपने पैसेज रीड कर लिया है। उसमें एक वर्ड दिया है फॉल्टर, हमें उसका सिमिलर मीनिंग जो है वो फाइंड करना है कि कौन सा वर्ड कन्वे करता है। तो वह डिराइड, विदर, टसल, इंड्यूस एंड टेनेट, 5 वर्ड्स हैं। सिमिलर मीनिंग आपको मार्क करना है और ये हम डिस्कस करेंगे पैसेज रीड करने के बाद, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, द 22 किलोमीटर लॉन्ग 6-लेन अटल सेतु वॉज इनाग्रेटेड, ठीक है। इनाग्रेट का मतलब उद्घाटन करना होता है, ठीक है। तो लास्ट वीक ये इनाग्रेट किया गया, इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है,
ठीक है, 22 किलोमीटर लंबाई है एंड 6 लेन ब्रिज है। फॉर्मली कॉल्ड दी अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु और द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो इसका फॉर्मल नेम ये दो नाम है। ठीक है, द ब्रिज हैज़ बीन बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 17,840 करोड़। Okay, by using it, commuters will be able to cut the travel time between central Mumbai and the fast-growing Navi Mumbai from 2 hours to about 20 minutes. तो कितना रिडक्शन है टाइम में, 2 घंटे से सिर्फ और सिर्फ जो है 20 मिनट में आप ये ट्रैवल कर पाओगे। कहाँ से? सेंट्रल मुंबई से नवी मुंबई। सो बट व्यूइंग द अटल सेतु merely as a way to decongest the traffic woes in India's financial capital would be akin to missing the forest for the trees। ठीक है, तो यहाँ तक तो सिर्फ हमें फैक्ट्स गिवन थे, वो हमने देख लिए। पर यहाँ पर क्या कन्वे किया जा रहा है कि टाइम तो कम होगा और बहुत काफ़ी कम होगा, 2 घंटे से सिर्फ 20 मिनट लगेंगे ट्रैवल करने में। लेकिन इस ब्रिज को सिर्फ और सिर्फ एक तरीका देखने की ट्रैफिक कम करने का एक ज़रिया मानना जो है वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? ठीक है, एक बार ये समझो, डीकंजेस्टेड ट्रैफिक वोज होती हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कोई भी दुख होते हैं, तो ट्रैफिक वोज यानी कि जो भी ट्रैफिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और ट्रैफिक जाम होता है, तो उस प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए सिर्फ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको ये मानेंगे कि ये सिर्फ ट्रैफिक कम करने के लिए है, ठीक है, तो ये कैसा होगा? इट वुड बी अकिन होता है सिमिलर, इट वुड बी अकिन टू मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। तो ये कैसा होगा? उस वैसा कि जैसे यहाँ पहले इस फ्रेज को भी समझते हैं, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। आप एक जंगल में जाते हो, ठीक है, और आप वहाँ पे जंगल का बहुत एक छोटा सा ही पार्ट देखते हो, वहाँ पर आपने कुछ शुरू में ही कुछ पेड़ देखे, ठीक है, आपने उन कुछ पेड़ों को ही जंगल समझ लिया, जबकि एक जंगल बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लेकिन आपने वो थोड़े से कुछ ट्रीज़ को देख के ही जंगल समझ लिया, क्योंकि आपने बहुत छोटे एरिया पे फोकस किया, आपने लार्जर पिक्चर को नहीं देखा। अब यहाँ पर देखो, मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज, मतलब आप ट्रीज़ पे फोकस कर रहे हो, आपने फॉरेस्ट पे तो फोकस किया ही नहीं। तो अगर हम सिर्फ ब्रिज पे फोकस करेंगे और सिर्फ ये एस्पेक्ट देखेंगे कि ये सिर्फ ट्रैफिक को कम करने का एक ज़रिया है, सेंट्रल मुंबई और नवी मुंबई के बीच में जो ट्रैवल टाइम है सिर्फ उसको कम करने का एक ज़रिया है, तो वो एक बहुत स्मॉल पिक्चर देखने जैसा होगा। ठीक है, तो ये फ्रेज बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट इज़ इंडीड अनदर की स्टेप इन इंडियाज बिड टू ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली इट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इट्स ग्लोबल इमेज एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये सिर्फ ट्रैफिक को कम करने के लिए नहीं है, क्या है? इट इज़ इंडीड हम यूज़ करते हैं जब हम किसी बात पे एम्फेसिस डालते हैं, जोर डालते हैं किसी बात पे, तो ये क्या है? इट इज़ इंडीड अनदर की स्टेप। की होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिया की बिड। अब बिड करना क्या होता है? बोली लगाना होता है एक तो बिड, ठीक है। दूसरा, बिड का मीनिंग होता है कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश करना। आप अपनी पूरी मेहनत करते हो कोई चीज़ जो है वो अचीव करने के लिए, पाने के लिए, तो वहाँ पर भी हम बिड वर्ड यूज़ कर सकते हैं अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो इंडिया की एक बिड है, अटेम्प्ट है टू ट्रांसफॉर्म नॉट ओनली, ना सिर्फ उसका अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की, उसको बदलने की अटेम्प्ट है, बल्कि इट्स ग्लोबल इमेज, कि ये इंडिया की ग्लोबल इमेज जो वर्ल्ड में जिस तरह इंडिया को देखा जाता है उसको भी बदलने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो बट ऑल्सो इट्स ग्लोबल इमेज एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। और जब ग्लोबल इमेज चेंज होगी तो इंडिया को वो एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की ऐसी इस नज़र से देखेंगे कि यहाँ इस कंट्री में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो अपना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदलना है और साथ ही साथ इंडिया को एक अट्रैक्टिव जो है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है। तो ये यहाँ पर ये कन्वे किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर का हमें ये तो समझ में आया कि फैक्ट्स तो मेंशन किए हैं, दैट्स डिफरेंट, लेकिन ऑथर का ओपिनियन क्या है कि हमें लार्जर पिक्चर की तरफ देखना चाहिए। ये ब्रिज जो है ये कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ सिग्निफाई करते हैं, हमें यहीं से पता चल गया। ठीक है, वाइल इनॉग्रेटिंग द ब्रिज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड द अटल सेतु इज़ द पिक्चर ऑफ डेवलप्ड इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि ये एक डेवलप्ड इंडिया की पिक्चर है जो ये ब्रिज है। दिस इज़ अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट अ डेवलप्ड इंडिया इज़ गोइंग टू बी। उन्होंने क्या कहा कि ये ग्लिम्स है। ग्लिम्स क्या होता है? झलक। तो ये झलक है कि जो डेवलप्ड इंडिया है वो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यही जो मैसेज है जो लास्ट फ्यू लाइंस में यहाँ पे कन्वे किया गया है वही कंटिन्यू हो रहा है आगे, कि ये सिर्फ एक ग्लिम्स है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसी पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें लार्जर पिक्चर पर देखना चाहिए। ठीक है, सो ओवर द पास्ट डेकेड द गवर्नमेंट हैज़ कैरीड आउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट विल पेव द वे फॉर इंडियाज इकोनॉमी टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल। तो पिछले डेकेड में क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए,
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि एक बेसिक लेवल पे, फंडामेंटल लेवल पे रिफॉर्म्स हुए, बदलाव आए, ठीक है, दैट विल पेव द वे। पेव जो वर्ब है पेव, उसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर एक कच्चा रास्ता है, मिट्टी है वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर चलना आना जाना मुश्किल होता है। अगर उसको पेव कर दिया जाता है यानी उस पर स्टोन्स लगा दिए जाते हैं, उस रास्ते को पक्का बना दिया जाता है, तो उस पर चलना या गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। तो पेव द वे मतलब कि ईजी कर देना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो पेव द वे फॉर इंडियाज इकोनॉमी टू रियलाइज इट्स फुल पोटेंशियल, यानी कि अब इन रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी जो है अपना पूरा जो पोटेंशियल है वो अचीव कर पाएगी, वो वहाँ तक पहुँच पाएगी, ठीक है। In the wake of the global financial crisis of 2008, India's growth story faltered as the economy faced the twin balance sheet problem. तो 2008 में क्या हुआ था? In the wake of, ये फ्रेज हमने पहले भी डिस्कस किया है और बहुत जगह आता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए क्या मीनिंग होता है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई अनप्लेजेंट, कुछ नेगेटिव कोई इवेंट हो जाती है और उसके बाद कुछ हम फिर उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। तो इन द वेक ऑफ मतलब कोई नेगेटिव इवेंट हुई, उसके बाद वाले टाइम में जब उस नेगेटिव इवेंट के इफ़ेक्ट्स जो है वो हम फेस कर रहे होते हैं। जैसे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, वो आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उस टाइम पे उसके ठीक बाद वाले समय में क्या था, इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी फॉल्टर्ड। इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, जो 2000 से 2007-8 का टाइम था, ठीक है, बहुत तेज़ी से ग्रो किया। लेकिन जब ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2008 में, तो जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी थी वो फॉल्टर हो गई। फॉल्टर मतलब कि जो जिस स्ट्रेंथ से कोई काम हो रहा है अब उतनी स्ट्रेंथ से नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो होता है। दूसरा होता है कि आपने, एक और मीनिंग होता है कि आपने डिसाइड किया था कि आप ये काम करोगे, ठीक है, जब शुरुआत में आपने डिसाइड किया तो आप डिटरमाइंड थे, लेकिन फिर क्या वो किसी वजह से आप जो है हिचकिचा रहे हो और आप डिसीजन चेंज कर रहे हो बाद में, तो कहेंगे कि यू हैव फॉल्टर्ड, यानी जो आपने जो डिसाइड किया था, जो एम किया था, वहाँ से आप हट रहे हो, ठीक है, इनडिसाइसिव हो रहे हो। तो ये दो मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ स्टोरी फॉल्टर्ड का मतलब है कि जो जिस तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी अब उस तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही थी। एज द इकोनॉमी फेस द ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब है? प्राइवेट बिजनेसेस वर ओवर लेवरेज्ड। लेवरेज होता है आप क्रेडिट लेते हो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस रन करने के लिए। तो जो इंडियन बिजनेसेस थे, प्राइवेट बिजनेसेस, वो ओवर लेवरेज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिया हुआ था, वो अपना क्रेडिट रीपे नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया ओवर लेवरेज, कि आपने इतना क्रेडिट ले लिया कि आप इतना भी अर्न नहीं कर पा रहे कि आप अपना जो क्रेडिट है, जो लोन लिया आपने, वो चुका पाओ। वाइल मोस्ट ऑफ द बैंक्स वर वेड डाउन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ज़्यादातर बैंक्स जो थे वो वेड डाउन थे। आप वर्ड इन दोनों को साथ में पढ़ो, वे डाउन, यानी कि आपके ऊपर और बोझ या वजन पड़ गया और उस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बैंक्स के पास क्या प्रॉब्लम थी? दे वर वेड डाउन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, कि उन्होंने बैंक्स ने लोन दिए लेकिन बहुत सारी कंपनीज लोन रीपे नहीं कर पा रही थी, और बैंक्स के पास फिर बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो थे वो एक मतलब वो एक्यूमुलेट हो गए, तो बैंक्स भी लेंड नहीं कर पा रहे थे किसी और को, ठीक है। दीज फैक्टर्स, तो इसी को हम कहते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, जिसमें ओवर लेवरेज्ड जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस थे, ठीक है, प्राइवेट बिजनेसेस थे, एंड जो थे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे बैंक्स के। These factors threaten to drag down India's ability to become an international investment destination and compete with the likes of China. तो यहाँ पर इन फैक्टर्स की वजह से, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स की वजह से ये क्या हुआ? थ्रेटन टू ड्रैग डाउन इंडियाज एबिलिटी। ड्रैग डाउन होता है कि ड्रैग डाउन टू पुल डाउन, कि किसी का जो स्टैंडर्ड है उसको गिरा देना, कम कर देना, ठीक है, वैल्यू कम कर देना। तो उस वक्त इंडिया की जो एबिलिटी थी वो उसे कम कर दिया, ठीक है। तो ये रिस्क बढ़ गया कि इंडिया अब जो है बाकी जो क्या कहें कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, जैसे कि चाइना, ठीक है। अब यहाँ पर है द लाइक्स ऑफ, ठीक है। तो ये द लाइक्स ऑफ को आप कहीं गलत मार्क नहीं करोगे, बिल्कुल ठीक है। द लाइक्स ऑफ कुछ भी नाम हो सकता है, यहाँ पर किसी पर्सन का नाम आ सकता है, किसी कंट्री का नाम आ सकता है। तो वहाँ पर कहा जाता है कि इनके जैसी कंट्रीज, ठीक है। द लाइक्स ऑफ, अब यहाँ पर किसी पर्सन का नाम होता किसी सेंटेंस में, द लाइक्स ऑफ हिम, ठीक है, मतलब कि उस व्यक्ति के जैसे बाकी लोग। द लाइक्स ऑफ चाइना मतलब चाइना जैसे बाकी कंट्रीज, ठीक है। तो और यहाँ पर ये एक पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं होता, ठीक है। मोस्टली जब हम ये यूज़ करते हैं द लाइक्स ऑफ, मतलब
हम जो है एक नेगेटिव ओपिनियन है हमारा इस कंट्री के बारे में। ऑलराइट, सो एज थिंग्स स्टैंड टुडे, अब हम आज की बात करते हैं। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ जो था ये 2008 के बारे में था, ठीक है। उस वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई थी और इंडियन इकॉनमी ने कैसे प्रॉब्लम्स फेस की 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। एज थिंग्स स्टैंड टुडे इंडियन बैंक्स हैव बीन नर्स्ड बैक टू हेल्थ। तो अब क्या हुआ कि जो उस वक्त बैंक्स जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अब धीरे धीरे नर्स बैक मतलब धीरे धीरे उनकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव की गई, ठीक है, उनकी हेल्थ इंप्रूव हुई है एंड दे आर बोथ रेडी एंड केपेबल ऑफ फाइनेंसिंग इंडियाज़ ग्रोथ। तो अब वो उनके पास एबिलिटी है कि वो जो है इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोन्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इन द मीन टाइम द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ लीड इन बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साथ साथ एक तो बैंक्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है, दूसरा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। तो इट हैज़ डन दिस बोथ बाय एलोकेटिंग एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टुवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स। तो एक तो दो तरीके से क्या कि एक तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल जिससे डेवलप होगी, यानी इन उन चीज़ों में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन्वेस्ट कर दो जहाँ से आप बाद में अर्न कर सकते हो। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल एज साथ ही साथ इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, कि जिस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं तो उस प्रोसेस में भी सुधार लाए गए, ठीक है। तो मोस्ट मेट्रिक्स सजेस्ट दैट बीट रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस, the pace and quality of construction has risen sharply from the long term average। तो अब आप यहाँ देखो मेट्रिक्स होते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा होता है, कोई भी हमारे पास डेटा है या कहीं के स्टैटिस्टिक्स हैं, तो ज़्यादातर जो मेट्रिक्स हैं वो क्या बता रहे हैं हमें, ज़्यादातर डेटा हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि चाहे वो रोड है, रेलवे है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी जो पेस है कि जिस रफ्तार से उन्हें बनाया गया, डेवलप किया जाता है, एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी भी, तो दोनों चीज़ें तेज़ी से बढ़ी हैं लॉन्ग टर्म एवरेज से। तो पिछले अगर हम लंबे समय में देखें इंडिया के जर्नी के, ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद से अगर हम कंपेयर करें तो पिछले कुछ टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। व्हाट्स मोर दिस पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इज सेट टू इंक्रीज, और आने वाले समय में ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है और ये और भी तेज़ी से बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा, ठीक है। तो अब यहाँ अभी तक क्या समझ में आ रहा है हमें कि ऑथर जो है कि अभी फ़िलहाल यहाँ तक कि ऑथर फेवर में है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ठीक है, एंड ही इज़ हैप्पी कि एटलीस्ट ऐसा लगता है अभी तक रीड करने में कि जो जिस तरीके से बैंक्स की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर है वो इम्प्रूव हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, एंड yeah, so focus on boosting infrastructure, be it physical or digital, is of paramount importance। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा ज़्यादा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव करना, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे हम यूपीआई की बात करते हैं, डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं, या फिर और भी बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं या प्लेटफॉर्म्स जो गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही हैं, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है उसकी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इंडिया क्या चाहता है, इफ़ इंडिया वांट्स टू ट्रूली टेक एडवांटेज ऑफ द डिसएंचैंटमेंट विद चाइना दैट इज सेटिंग इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है डिसएंचैंटमेंट का, तो एंचैंट होता है कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, आप बहुत अट्रैक्ट होते हो किस चीज़ की तरफ। डिसएंचैंटमेंट उसका उल्टा, कि अगर कि आपको पहले कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती थी लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसे ये ठीक नहीं था, ठीक है। तो जैसे अभी चाइना से ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो ट्रेड कर रहे थे, एंड चाइना जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था, सप्लाई कर रहा था उन्हें। तो अब पिछले कुछ टाइम में उन कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया है कि नहीं, चाइना के साथ उन्हें इस तरह बिज़नेस नहीं करना है, तो उसका अगर इंडिया को एडवांटेज उठाना है, उसका फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए इंडिया को फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री मार्केट्स एंड इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर कंट्रीज दैट कैन रिप्लेस चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, और जो इन्वेस्टर्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो भी ढूंढ रहे हैं ऐसे कंट्रीज़ को जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकें, ताकि बाद में वो चाइना को रिप्लेस कर सके
ग्लोबल सप्लाई चेन में, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, और ऑथर ने अपना ओपिनियन भी दिया है, ठीक है। सो इंडिया कैन लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी इफ इट कैन फाइंड अ वे टू मैच इट्स एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस ऑफ अ यंग एंड एम्बिशियस लेबर फोर्स, अ फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विद द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दीज डिजर्व। तो अब इंडिया इसको लेवरेज कर पाएगा। तो अब यहाँ पर लेवरेज करना होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, ठीक है, बेनिफिट्स लेना। तो इंडिया कैन लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी। अगले 25 साल में डेवलप्ड कंट्री अगर बनना है तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। कैसे? इफ़ इट कैन फाइंड अ वे टू मैच इट्स एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस ऑफ अ यंग एंड एम्बिशियस लेबर फोर्स। एक तो हमारे पास यंग लेबर फोर्स है, एम्बिशियस है, यानी कि लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। वाइब्रेंट होता है, एक तो हम कहें कि लाइवली, बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक है, लाइवली, तो एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी है इंडिया, ठीक है। और दूसरा वाइब्रेंट का एक और मीनिंग होता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी है। तो ये सब इंडिया के फेवर में है पॉइंट्स, ठीक है, विद द काइंड ऑफ। अब इन सब के साथ साथ एक यंग एंड एम्बिशियस लेबर फोर्स है, फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। अगर इसके साथ साथ इंडिया ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए जो इन सब इनके लिए कंपैटिबल हो, इनकी ज़रूरतें पूरी कर सके, तो इंडिया अचीव कर पाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा 25 साल में, ठीक है। तो हाउएवर, लेकिन तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि कैसे अचीव किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद फिर हाउएवर आता है, और यहाँ से हम समझ जाएंगे कि कोई पॉइंट ऑफ कॉशन है या कोई कंसर्न है जो ऑथर यहाँ पर बताना चाहता है। सो अ बल्क ऑफ द कैपेसिटी एनहांसमेंट्स आर अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो हमें यहाँ पर हमने प्रेज़ किया कि गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर बढ़ाया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की पेस भी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन ज़्यादातर जो भी कैपेसिटी एनहांसमेंट है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो हमारा इम्प्रूव हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो किस वजह से? डायरेक्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, खुद जो है वो खर्चा किया है। तो इन एन emerging economy there are limits to how the government can go all by itself। लेकिन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था में, emerging economy में लिमिट्स हैं कि गवर्नमेंट खुद जो है वो कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो अकेले वही सब कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है फॉर अ सस्टेन्ड ग्रोथ, अगर हमें चाहिए कि ग्रोथ आने वाले सालों में ऐसे ही मेंटेन रहे, द प्राइवेट सेक्टर नीड्स टू स्टेप इन एज वेल। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो स्टेप इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक कंसर्न यहाँ पर मेंशन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही ज़्यादातर हुई है, जितना भी जो भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो मेनली उसमें मेजरली गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करे, प्राइवेट सेक्टर इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जबकि उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की लिमिट्स हैं अपनी कि वो कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी अगर इसमें स्टेप इन करता है, इन्वॉल्व होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो फिर इंडिया जो है वो तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप क्या कहोगे? पूरे पैसेज में जो टोन है वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो होपफुल है कि इंडिया कैसे एक डेवलप कंट्री बन सकता है। देखिए, वहाँ पर अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी यहाँ पर कोट की गई है। यहाँ पर एक पैराग्राफ में ऑल्दो मेंशन किया है कि 2008 में क्या क्राइसिस हुआ था, लेकिन वो एक नेगेटिव वे में मेंशन नहीं किया। वो बताया कि कैसे हमने वहाँ से अब तक का सफ़र तय किया। 2008 में कैसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, बैंक्स जो थे वो स्ट्रेस्ड थे, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो एनपीएस थे वो एक्यूमुलेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें नर्स बैक किया गया और आज के टाइम पे जो बैंक्स हैं वो हेल्दी हैं एंड वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है और इंडिया की जर्नी में। तो ये इसलिए वो मेंशन किया गया वो पैराग्राफ। तो सिर्फ उस एक पैराग्राफ के बेसिस पे आप ये नहीं कहोगे कि वो नेगेटिव टोन है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव है। और तो यहाँ पर जब अब ये कह सकते हैं कि लास्ट लाइंस में ऑथर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो एक सजेशन है, एक कॉशन है कि ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो ये द इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल था, ठीक है, एंड आई होप आपको ये बहुत पढ़ने में भी मज़ा आया होगा, ठीक है। तो फॉल्टर वर्ड यहाँ पर था, हमने देखा था कैसे फॉल्टर का मतलब होता है वीकन हो जाना, ठीक है। तो इसमें विदर जो वर्ड है वो क्लोजेस्ट आता है फॉल्टर के, ऑल्दो एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, बट इन सब वर्ड्स में क्लोजेस्ट जो है
वो विदर आता है। जब कोई आप किसी पौधे को पानी नहीं देते हो, क्या होता है, धीरे धीरे सूखने लगता है, मुरझा जाता है, ठीक है। तो उसको हम विदर जो है वो यूज़ करते हैं कि जब पौधा सूख जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अगर आप ग्रोथ की बात करें, वहाँ पर विदर कह रहे हो, यानी कि वो वीक होती गई और ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो सिमिलर हम कह सकते हैं फॉल्टर के। डेराइड होता है किसी का मजाक बनाना, ऐसे ट्रीट करना कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, तो वो तो नहीं होगा। टसल होता है एक स्ट्रगल, ठीक है, एक फिजिकल स्ट्रगल, आप एक दूसरे से compete कर रहे हो, लड़ रहे हो, ठीक है। और इंड्यूस होता है किसी को ल्योर करना, ठीक है, ल्योर करना, लालच देना। एंड टेनेट होते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, किसी भी चीज़ के, किसी बिलीफ के। तो बट सिर्फ विदर है जो इसका सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो बी इसका आंसर होगा, ठीक है। और तो ये पांचों वर्ड्स का ऐसे ही ये जो वर्ड्स हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही वर्ड्स मैं आपको देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन रखें, ठीक है, ताकि आप जो वर्ड्स हैं आप खुद भी रिवाइज कर रहे हो, फिर यहाँ पर हर क्वेश्चन में वो रिवाइज होते जाएंगे। जो भी वर्ड्स हमने कवर किए हैं वो मैं आपको बार बार क्वेश्चंस में देता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर मेंशन्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने रिवीजन के लिए, ठीक है। So, I hope you liked today's session. Do let us know in the comment section what do you think about it, how this series is helping you. We'll meet in the next session. Thank you.